हेलो एवरीवन। आज हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से फायरबेस पे डाटा स्टोर करना और उसे फैच करना, उसे एडिट डिलीट करना, वो सब सीखेंगे। हम अपने इस एक्सपेंस ट्रैकर वाले प्रोजेक्ट का जो हमने पहले बनाया था उसका यूज़ करेंगे। उसके अंदर जो भी एक्सपेंस आइटम्स है उसे हम फायरबेस पे स्टोर करेंगे और वहाँ से फैच करेंगे। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट मैंने बिल्कुल ब्लैंक रखी है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हम डाटा वहाँ पे कैसे भेजेंगे। इसके लिए हम एक एसिंक फंक्शन लिखेंगे जो वहाँ पे डाटा हमारा सेंड करेगा। एसिंक्रोनस तुम्हें पता है जावास्क्रिप्ट होती है, तो इसलिए हम एक एसिंक फंक्शन यहाँ लिखेंगे जिसमें जब हमारा बटन क्लिक होगा ऐड एक्सपेंस वाला तो क्या होगा हम वो डिफाइन करेंगे। इस फंक्शन में एक इवेंट पास होता है जिसे हमने ई लिखा है। सबसे पहले हम उस फॉर्म को सबमिट होने से रोकेंगे, जैसे हम रोकते थे प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट का यूज़ करके। ओके, प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट के बाद हम जो भी हमारे आइटम्स है अमाउंट, डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी वो गेट करेंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं हमारे इंडेक्स फाइल में कि उनकी आईडी क्या है। तो ये रही हमारी आईडी, अमाउंट, डिस्क्रिप्शन एंड कैटेगरी। और ये हम कैसे गेट करते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी से। तो हम एक कांस्टेंट बना लेंगे अमाउंट के नाम से और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और फिर हम आईडी का नाम डाल देंगे जो कि है अमाउंट। और इसका वैल्यू हमें कैसे मिलेगा, डॉट वैल्यू से, डॉट वैल्यू। सेम अब हम करेंगे डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी के लिए। सॉरी, यहाँ वैल्यू आएगा। हाँ, तो अब हम डिस्क्रिप्शन एंड सेम फॉर कैटेगरी। तो हमने वो गेट एलिमेंट बाय आईडी से जो कैटेगरी, अमाउंट एंड डिस्क्रिप्शन है उसे इन तीनों वेरिएबल्स में स्टोर कर दिया जो कि कांस्टेंट है। इसके बाद हम इन तीनों का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे एक्सपेंस डिटेल्स के नाम से, क्योंकि ये वो ऑब्जेक्ट होगा जो हम फायरबेस पे सेंड करेंगे, जो कि स्टोर होगा वहाँ पे। और ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर्स में होता है, तो सबसे पहले की हमारा आ गया अमाउंट एंड वैल्यू यहाँ पे जो अमाउंट वेरिएबल था वो। सेम हम डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी के लिए करेंगे, डिस्क्रिप्शन एंड कैटेगरी। राइट, अब हम अपने इस एक्सपेंस डिटेल ऑब्जेक्ट को वहाँ पे फायरबेस पे स्टोर करना है हमें। तो उसके लिए हमें फायरबेस का जो एपीआई है, पहले इसको एक बार हम लॉग कर लेते हैं, कंसोल में देख लेते हैं कि बटन के क्लिक होने पे ये हमारा सही प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। ओके, हमने कंसोल ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम वैल्यूज़ एंटर करते हैं। ओके, ये प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, तो अभी तक का हमारा कोड सही है। अब हमें ये फायरबेस पे स्टोर करना है, उसके लिए हमें फायरबेस का एपीआई एंड पॉइंट चाहिए जहाँ पे हमें डाटा स्टोर करना है। हम ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे। अब फायरबेस के एपीआई एंड पॉइंट के लिए हम फायरबेस ओपन करेंगे। तो अपना फायरबेस का कंसोल हम ओपन कर लेते हैं। गो टू कंसोल। यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं हम डाटाबेस के लिए। डीबी नाम दे देते हैं इसका। ओके, डाटाबेस नाम दे देते हैं, मिनिमम 4 कैरेक्टर्स। ये तुम्हें पता ही है कि कैसे हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं फायरबेस पे। एंड इट्स डन। ओके, अब हमें इसमें इसकी जो फंक्शनैलिटी है रियल टाइम डाटाबेस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें रियल टाइम में डाटा चाहिए। यहाँ पे हम डाटाबेस क्रिएट करेंगे। अभी जो हमारा डाटा है वो सारा टेक्स्ट की
फॉर्म में है। तुम्हारे भी जो प्रोजेक्ट्स होंगे जैसे कि स्टूडेंट डिटेल्स होगी और किसी का ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है तो प्रोडक्ट्स की डिटेल होगी, तो वो सारा तुम्हारा टेक्स्ट की फॉर्म में ही रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे रियल टाइम डाटाबेस का यूज़ कर रहे हैं। अब ये हमारे पास एंड पॉइंट आ गया। पहले हम रूल से एक बार इसके चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये 30 डेज़ में आई गेस एक्सपायर हो जाएगा, तो इसे ट्रू कर देते हैं हम। रीड एंड राइट का एक्सेस हमने ट्रू कर दिया है। अब इसके बाद इस एंड पॉइंट पे कोई भी हिट करेगा तो उसे रीड और राइट का एक्सेस होगा। तो ये एंड पॉइंट हमारे पास एपीआई का मिल गया, इसे हम कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम जो HTTP रिक्वेस्ट है वो हम करेंगे उस एंड पॉइंट पे, तो उस रिस्पॉन्स को हम कॉन्स्ट रिस्पॉन्स में सेव कर लेंगे। हम यहाँ पे एक्सियोस का यूज़ कर रहे हैं। एक्सियोस के बाद जो भी जिस टाइप की तो मैं HTTP रिक्वेस्ट करनी है, जैसे हमें पोस्ट करनी है यहाँ पे यूज़, क्योंकि हम डाटा सेंड कर रहे हैं तो हमने एक्सियोस डॉट पोस्ट लिखा है। अब यहाँ पे हम अपना एंड पॉइंट डाल देंगे। एक चीज़ याद रखना, फायरबेस में .json लास्ट में लगाना ज़रूरी होता है जो API एंड पॉइंट होता है। यहाँ पे हम नाम लिख देंगे जो जिस भी फोल्डर में हमें सेव करना है, एक्सपेंस डिटेल्स नाम दे देते हैं, इसको D कैपिटल कर देते हैं। एंड .json हमेशा API एंड पॉइंट के लास्ट में .json होना ज़रूरी है क्योंकि हमारा डाटा जो JSON की फॉर्मेट में जा रहा है। इसके बाद हमें जो डाटा भेजना है, जो एक्सपेंस डिटेल्स ऑब्जेक्ट था, हमने वो यहाँ पे पास कर दिया। अब इसके बाद इसको जो हमारे पास रिस्पॉन्स आएगी, इस रिस्पॉन्स को हम कंसोल में लॉग कर लेते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स प्रॉपरली आ भी रहा है या नहीं। रिस्पॉन्स से हम कंसोल में चेक कर लेते हैं। ऊपर वाला हटा देते हैं फ़िलहाल के लिए, इसे चेक करते हैं एक बार। हमने ऐड किया और हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया। इस रिस्पॉन्स में डाटा नाम का एक फील्ड है जिसके अंदर नेम है। ये एक यूनिक आईडी है जो फायरबेस हमें देता है हमारे हर ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे एक्सपेंस डिटेल्स देखोगे यहाँ पे भी ये यूनिक आईडी है जिसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट सेव हुआ होगा। ओके, एक्सपेंस डिटेल्स नाम का फोल्डर बन चुका है। ओके, हमारा अब ये इतना कोड हमारा ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। हम एक और ऐड करके देखते हैं वहाँ पे। ये भी हमारा रिस्पॉन्स आ गया। अब इसके अंदर भी एक अलग यूनिक आईडी जनरेट होके फायरबेस ने दे दी है। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट्स फायरबेस में सेव हो गए हैं। ओके, ग्रेट। अब हमें क्या करना है, कैच ब्लॉक में एक बार हम अपना कंसोल लॉग लिख देते हैं कि अगर ये रिक्वेस्ट फेल हो गई तो क्या हो। तो कंसोल लॉग में जो भी एरर आएगा फायरबेस की तरफ से वो एरर प्रिंट हो जाएगा। और कुछ भी एरर आता है, ट्राई कैच ब्लॉक तुम्हें पता ही है, अगर सक्सेस हो तो ऊपर जो कोड लिखा है वो रन होता है और नीचे एरर वाला। अब हम एक इफ स्टेटमेंट लिखते हैं कि अगर हमारे पास रिस्पॉन्स ओके की जगह हम डाटा यूज़ करते हैं कि रिस्पॉन्स जो आया है उसके अंदर डाटा नाम का फील्ड है या नहीं। रिस्पॉन्स में अगर हमारे पास डाटा आता है तो क्या हो। तो हमने एक प्रिंट हिस्ट्री नाम का एक फंक्शन लिखते हैं जिसके अंदर हम वो डाटा पास करेंगे जो हमें प्रिंट कराना है। और क्या ये प्रिंट हिस्ट्री फंक्शन क्या लेगा, इसे हम की और वैल्यू पास करेंगे। इसमें की हमारी हो जाएगी जो नेम आया यूनिक आईडी, एंड वैल्यू हो जाएगा हमारा एक्सपेंस डिटेल्स। अब हम इस प्रिंट हिस्ट्री फंक्शन को लिखते हैं कि ये प्रिंट हिस्ट्री फंक्शन हमारा क्या होगा। हमने वहाँ पे कॉल तो कर दिया, अब इसे डिफाइन करना ज़रूरी है। तो एक प्रिंट हिस्ट्री नाम का फंक्शन लिखते हैं जिसमें क्या मिलेगा, हमें की एंड वैल्यू एज ए पैरामीटर मिलेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम
जो हमें जो प्रिंट करना है वो यूएल में प्रिंट करना है, तो हम यूएल एंड एलआई डिफाइन कर लेते हैं। जो यूएल है हमारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से हम यूएल अपना ग्रैब कर लेते हैं एचटीएमएल से। इसकी आईडी चेक करते हैं। यूएल हमने डिफाइन किया हुआ है, नीचे यूएल एक्सपेंस लिस्ट के नाम से आईडी है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब हमारे पास यूएल नाम के कांस्टेंट में यूएल आ चुका है। राइट, अब यूएल के बाद हम एक लिस्ट आइटम एलआई भी डिफाइन कर देते हैं। एलआई नाम से। अब हम अपने एलआई में एक टेक्स्ट नोड क्रिएट करते हैं कि हमें शो क्या कराना है वहाँ पे। तो हम एक चाइल्ड अपेंड करेंगे, अपेंड चाइल्ड तुम्हें पता ही है। उसके अंदर हम एक टेक्स्ट नोड क्रिएट करेंगे। वो हम कैसे करते थे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, क्रिएट टेक्स्ट नोड। टेक्स्ट नोड में जो भी हमें टेक्स्ट शो करना है हमारी लिस्ट आइटम में वो लिखेंगे। तो हम वहाँ पे अमाउंट, कैटेगरी एंड डिस्क्रिप्शन जो है वो हम लिस्ट आइटम में, एक्सपेंस लिस्ट आइटम में शो कर देंगे अपना। हम यहाँ पर स्ट्रिंग में जो हमारे अमाउंट है, डिस्क्रिप्शन है, ये हमारे वेरिएबल में स्टोर है, तो इसलिए हम टेम्पलेट लिटरल का यूज़ कर रहे हैं जो कि बैकटिक्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। यहाँ पे हम वेरिएबल $साइन एंड ब्रैकेट्स के, करली ब्रैकेट्स के बीच में डिफाइन करते हैं जो भी हमारे वेरिएबल्स यूज़ करने हैं हमें। ऑब्जेक्ट डॉट अमाउंट एंड कैटेगरी, ये मैंने एक ही नेस्टेड कर दिया, इसे हम यहाँ से हटा के ये इसके बाहर आएगा, क्योंकि वो जो करली ब्रेसेस है वो ऑब्जेक्ट डॉट अमाउंट का है, इसके बाहर लिखना है हमें। और सेम हम डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जो लिस्ट आइटम है, एक्सपेंस लिस्ट आइटम है, उसमें क्या क्या शो करना है। मैं यहाँ पे तीनों चीज़ें शो कर रहा हूँ। अब हम अपने जो लिस्ट आइटम है एलआई, उसकी आईडी दे देते हैं। आईडी जो की है हमारे पास, जो की हमने रिस्पॉन्स से मिली है, वो की हम इसकी आईडी दे देते हैं और इसका क्लास नेम डिफाइन कर देते हैं, जो कि बूटस्ट्रैप से हमें क्लास नेम्स मिले हुए हैं। तो बूटस्ट्रैप में लिस्ट ग्रुप आइटम नाम से क्लास नेम होता है, हम वो यूज़ करेंगे। बूटस्ट्रैप तुम्हें पहले से सिखाया ही गया है, तो मैं बूटस्ट्रैप में डीप में नहीं जाऊंगा, उसमें ये क्लास नेम हमें मिलता है। अब हम अपने डिलीट और एडिट बटन है जो वो क्रिएट करते हैं। तो हमने एक डिलीट बटन नाम का कांस्टेंट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। और क्रिएट कैसे करते हैं हम, एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और फिर तुम्हें जो भी एलिमेंट क्रिएट करना है उसका नाम, हमें यहाँ पे जैसे बटन क्रिएट करना है तो हम नाम देंगे बटन। ओके, अब इस डिलीट बटन में हम क्लास नेम ऐड कर देते हैं जो हमें बूटस्ट्रैप से मिले हुए हैं। डिलीट बटन डॉट क्लास नेम, और बूटस्ट्रैप के कुछ क्लासेस होती है जैसे बटन, रेड कलर के लिए बटन डेंजर, स्मॉल हमें बटन चाहिए तो बटन SM, हमें उसको राइट को फ्लोट करना है इसलिए फ्लोट राइट लिख देते हैं क्लास नेम। और एक हमारा खुद का जो क्लास नेम है वो हम दे देते हैं डिलीट, और हमें कुछ भी कस्टम चेंजेस करने हैं उस बटन में। तो अब हम इसमें चाइल्ड अपेंड करते हैं क्या कि जो हमारा बटन क्रिएट हुआ है उसके अंदर क्या लिखा होगा। तो हम एक टेक्स्ट नोड क्रिएट कर लेते हैं इसके लिए भी। वो कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, क्रिएट टेक्स्ट नोड।
तो उस बटन के अंदर डिलीट लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम डिलीट लिख देते हैं। डिलीट की जगह तुम एक्स डाल सकते हो, जो डिलीट का साइन होता है नॉर्मली। अब इसके बाद हम एडिट बटन भी क्रिएट कर लेते हैं सेम ऐसे ही। एडिट बटन, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, हमें बटन क्रिएट करना है तो बटन सेम एडिट बटन के भी क्लास नेम हम डिफाइन कर देते हैं। इसके क्लास नेम हम देते हैं बटन, और ब्लू कलर का चाहिए इसलिए बटन इन्फो, स्मॉल चाहिए हमें इसलिए बटन स्मॉल, और इसको भी राइट को फ्लोट कर देते हैं तो फ्लोट राइट, और एक कस्टम क्लास नेम ऐड कर देते हैं हम अपना एडिट। ओके, इसमें भी हम एक टेक्स्ट नोड क्रिएट कर देते हैं और वो अपेंड कर देते हैं इसमें। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड। इसके अंदर हम लिख देते हैं एडिट। अब जो हमने li क्रिएट किया था उस li में हम ये दोनों बटन्स अपेंड कर देते हैं। तो li डॉट अपेंड चाइल्ड, पहले डिलीट बटन को अपेंड करते हैं, फिर एडिट बटन को। अब हम यहीं पे फंक्शंस लिख देते हैं कि जो हमारा एडिट बटन है और डिलीट बटन है वो क्या करेंगे, उनके क्लिक होने पे क्या होगा। तो इसके लिए भी हम फंक्शन यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले हम एडिट बटन का फंक्शन लिख देते हैं कि एडिट बटन जैसे ही क्लिक होगा तो हमारा जो लिस्ट है और जो हमारा फायरबेस है वहाँ से हमारा आइटम डिलीट हो जाए और वो हमारे वापस बॉक्सेस में आ जाए वैल्यूज़ एडिट करने के लिए। तो इस पर हम इवेंट लिस्नर लगाते हैं एडिट बटन पे कि क्लिक जब होगा तो हम यहाँ पे क्लिक लिखेंगे, उस बटन पे क्लिक हो जब होगा। क्लिक लिखने के बाद हम यहाँ पे सेकंड पैरामीटर एक फंक्शन लिखते हैं कि क्लिक होने पे क्या हो। तो ये फंक्शन हमारा एसिंक्रोनस होना चाहिए क्योंकि इसमें भी हम रिक्वेस्ट करेंगे फायरबेस को। इवेंट की जगह हम ई लिख देते हैं, ई पास कर देते हैं, वो ईजी रहता है। यहाँ पे एरो फंक्शन के फॉर्म में मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं हमें क्या करना है वहाँ पे। तो सबसे पहले जो हमारे अमाउंट, डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी की वैल्यू है वो सेट करते हैं कि जैसे ही एडिट बटन पे क्लिक होगा, जिस भी लिस्ट आइटम पे क्लिक हुआ है उसमें जो भी अमाउंट, कैटेगरी है एंड डिस्क्रिप्शन है वो हमारी जो फील्ड वैल्यूज़ है, जो वैल्यू फील्ड्स है उसके अंदर सेट हो जाए। तो वैल्यू हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर है। ऑब्जेक्ट में जो अमाउंट है वो हमारा अमाउंट आईडी वाले फील्ड में सेट हो जाएगा। सेम हम डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी के लिए करते हैं। डिस्क्रिप्शन एंड कैटेगरी, और ये सेट होने के बाद हम चाहते हैं कि नीचे जो हमारा लिस्ट आइटम है जिस पे क्लिक हुआ है वो रिमूव हो जाए क्योंकि वो एडिट की स्टेज में है। तो ये हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, जो हमारा डोम है वहाँ से रिमूव हो जाएगा ये। इसके बाद हम जो फायरबेस है वहाँ से भी उसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि जब एडिट के बाद वो दोबारा से क्लिक करेगा तो वो नया ही क्रिएट करेगा, तो वहाँ से डिलीट करना इज़ ए बेटर ऑप्शन। तो इसके लिए हम फायरबेस पे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे जो API एंड पॉइंट है, सेम जैसे हमने ऊपर करी थी, बट यहाँ पे हम axios डॉट डिलीट करेंगे क्योंकि हमें डिलीट करना है। हमने उस टाइम पोस्ट किया था, हम डाटा सेंड कर रहे थे, अब हमें डिलीट करना है। यहाँ पे API एंड पॉइंट का लिंक डालेंगे हम। तो एक बार फायरबेस में अगर आके देखोगे तुम, हमें पूरा लिंक डालना होता है। तो ऊपर जो लिंक है वो हमारा बेस लिंक है, फिर उसके बाद हमें ये यूनिक आईडी भी डालनी होती है कि इसे पता लगे हम डिलीट क्या करना चाहते हैं। तो ये हमारा बेस URL हो गया, बट इसके बाद हमें क्या डिलीट करना है एग्जैक्टली, तो हम बैक टिक लगाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे
जो हमारा वेरिएबल है वो स्ट्रिंग के अंदर यूज़ करेंगे। जो हमारा फोल्डर था उसका नाम था एक्सपेंस डिटेल्स, क्योंकि वो एक्सपेंस डिटेल्स के अंदर है, तो यहाँ पे हम एक्सपेंस डिटेल्स, और उसके बाद हम अपना जो वेरिएबल है जो कि की है हमारे पास, की में हमारी की सेव थी जो फायरबेस ने सेंड करी थी, तो वो की हम यहाँ पे पास कर देंगे। जैसा मैंने पहले बताया था कि एंड डॉट जेसन से होना चाहिए, तो डॉट जेसन लास्ट में। अब जो हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स को भी एक बार कंसोल में लॉग कर लेंगे, जिससे हमें पता लग जाए कि हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई है। रिस्पॉन्स डॉट डाटा, और अगर कोई भी एरर आता है तो उस एरर को भी हम कंसोल में ही लॉग करेंगे। ये एडिट बटन का फंक्शन हमने लिख दिया है। अब सेम हम ऐसे ही डिलीट बटन का भी फंक्शन लिख देंगे। उसमें हमें वैल्यू सेट नहीं करनी है, उसमें हमें सिर्फ डिलीट करना है जो हमारा लिस्ट आइटम है और जो हमारा वहाँ पे फायरबेस पे डाटा है वो। तो ऐसे इवेंट लिस्टनर लगा के क्लिक पे हम यहाँ पे फंक्शन पास कर देंगे एक, और वो फंक्शन क्या करेगा वो हमें यहाँ डिफाइन करना है। तो सेम ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे, फिर API एंड पॉइंट को हिट करेंगे हम, और उसके रिस्पॉन्स को कॉन्स्ट रिस्पॉन्स वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। एक्सेस डॉट डिलीट का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे भी, क्योंकि हमें डिलीट करना है जो रिसोर्स है API पे। यहाँ पे हमारा बेस URL आ गया, और ये हमने जो हमारा की है वो पास कर देते हैं, बैकटिक्स लगा देते हैं। इसे टेम्पलेट लिटरल बोलते हैं। जब हमें स्ट्रिंग में कोई भी वेरिएबल यूज़ करना होता है तो हम बैकटिक्स का यूज़ करते हैं, टेम्पलेट लिटरल। हमने यहाँ पे की पास कर दी क्योंकि, और डॉट जेसन कर दिया क्योंकि जो की थी वो हमारे पास पहले से अवेलेबल है। फिर हम जो हमारा रिस्पॉन्स है उसको कंसोल लॉग करेंगे। लॉग में कुछ भी कंसोल करना होता है तो जो हमारे कोड्स है उसमें वो लिखते हैं जो हमारी स्ट्रिंग होती है, और बिना कोड्स के जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि रिस्पॉन्स डॉट डाटा यहाँ पे वेरिएबल है जो हमें फायरबेस की तरफ से मिल रहा है रिस्पॉन्स। ओके, हमने एडिट और डिलीट बटन की फंक्शनैलिटीज़ भी लिख दी है। ये अवेट में कुछ इशू है, ये रेड लाइन तुम्हें दिख रही होगी। ओके, हमने यहाँ पे एसिंक्रोनस नहीं लिखा, और बिना एसिंक्रोनस के हम अवेट यूज़ नहीं कर सकते। ओके ग्रेट। अब जो हमने li क्रिएट किया था हम उसे अपने जो ul है उसमें अपेंड कर देंगे। ul डॉट अपेंड चाइल्ड, जो हमने li क्रिएट किया था वो हमने इसमें अपेंड कर दिया। ओके, अब इसे टेस्ट करके देखते हैं। ओके, पहले हम जो हमारा डाटा है वो फायरबेस से गेट भी कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें लिस्ट में कुछ शो नहीं हो रहा है। तो हम डोम कंटेंट लोड इवेंट लिस्टनर का यूज़ करेंगे कि जैसे हमारी एप्लीकेशन लोड हो उसके साथ ही हमें क्या करना है। तो यहाँ पे जैसे ही लोड हो हम यहाँ पे एक फंक्शन पास करेंगे, क्योंकि हमें फायरबेस से वो डाटा भी चाहिए, पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में ही चाहिए होता है। जो हमने अभी 2 सेव कर रखे हैं बट वो डाटा हमें दिख नहीं रहा है, हमने वो अभी फैच नहीं किया है, जो अभी तक तुम्हें नहीं बताया था कि फैच कैसे करते हैं डाटा जो हमारा फायरबेस है वहाँ से। तो इसके लिए भी हम ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे,
और API एंड पॉइंट है जो वो हिट करेंगे। तो अवेट एक्सियोस डॉट, अब यहाँ पे हम डॉट गेट का यूज़ करेंगे क्योंकि हम गेट कर रहे हैं वहाँ से, जो HTTP क्वेरी है वो हमारी गेट की है। यहाँ पे हम API एंड पॉइंट जो हमें रिसोर्स है जो फैच करना है वो डालेंगे। एक्सपेंस डिटेल्स जो फोल्डर है हमें वो चाहिए, तो .json हम कर देंगे। तो अब एक्सपेंस डिटेल्स के अंदर जितने भी आइटम्स है वो सारी हमें इस रिस्पॉन्स में हमें मिल जाएगी। अब इसके बाद हम पहले लॉग कर लेते हैं ये जो रिस्पॉन्स है कि हमें फायरबेस से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। ओके, कंसोल में देखोगे तो फायरबेस की तरफ से रिस्पॉन्स हमें मिल गया है और उसके अंदर ये डाटा है जो ये दो हमने एंट्रीज ऐड की थी हमें शो हो रही है, बट ये लिस्ट में शो नहीं हो रही क्योंकि हमने प्रिंट फंक्शन यूज़ नहीं किया अभी ये जो डाटा है। तो अगर हमारे पास रिस्पॉन्स में डाटा है रिस्पॉन्स डॉट डाटा, तो हमें क्या करना है, तो ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है और ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स है, तो इसके लिए ये एक छोटा सा फंक्शन जावास्क्रिप्ट में होता है ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज। इसके अंदर हम पास करते हैं जहाँ से हमें ऑब्जेक्ट उठाना है, हमने कहाँ से उठाना है, रिस्पॉन्स डॉट डाटा से। फिर उसके बाद डॉट फॉर ईच फंक्शन का हम यूज़ करते हैं कि जो डाटा मिला है उसके साथ हमें ईच एंट्री है उसके साथ क्या करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वो जो की वैल्यूज़ है वो डालते हैं, की एंड वैल्यूज़, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है इसको हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में डालना होगा क्योंकि ये इसका सिंटैक्स होता है। फॉर ईच में सबसे पहले जो वैल्यूज़ है वो डाल के फिर उसके बाद हम एक फंक्शन लिखते हैं कि हमें करना क्या है, उसकी और वैल्यू है उसके साथ क्या करना है। तो हमें वो प्रिंट करना है, तो जो प्रिंट हिस्ट्री फंक्शन लिखा था उसमें हम ये की एंड वैल्यू पास कर देंगे। और अगर कुछ भी एरर होता है तो वो हम कैच ब्लॉक में लिखेंगे और कंसोल में लॉग कर देंगे। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल, डाटा हमारे पास आ रहा है बट, तो एक बार ट्रबल शूट करते हैं ये क्यों आ रहा है। ओके, लाइन नंबर 51 चेक करते हैं। ओके, जो li है तो HTML जो हमारा है उसमें हमारे पास li नहीं है और हम यहाँ गेट एलिमेंट बाय ID कर रहे हैं li की, जो कि है ही नहीं, तो इसलिए वो नल दिखा रहा है वहाँ पे। तो हमें गेट एलिमेंट नहीं करना, हमें क्रिएट करना है li, तो हम क्रिएट एलिमेंट li। ओके, अब शो हो रहा है ये जो हमारे पास फायरबेस पे डाटा था वो हमने सक्सेसफुली फैच कर लिया है। और एडिट पे क्लिक करते ही जो हमारी वैल्यूज़ है वो हमारे जो ये टेक्स्ट फील्ड्स है उसके अंदर आ गई है। इसको ऐड करके देखते हैं और ये ऐड भी हो रही है और फायरबेस की तरफ से सक्सेसफुल रिस्पॉन्स भी आ रहा है। ओके, एडिट होके 10 हो गई है। ओके, डिलीट नहीं हो रहा है। ओके, एक बार इसे भी ट्रबल शूट करते हैं। छोटे मोटे बग्स तुम्हें आते रहेंगे तो तुम्हें ये ट्रबल शूट करने ही पड़ेंगे। ओके, हमने यहाँ पे एक्सपेंस डिटेल्स जो है वो फोल्डर नहीं दिया था, हम डायरेक्ट जो की है वही डिलीट करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि वो एक्सपेंस डिटेल्स के अंदर था। ओके, डिलीट करने पे वो डिलीट हो गया और यहाँ से भी डिलीट हो गया।
ओके, हमारा एडिट और जो डिलीट बटन है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, बट ये यहाँ से क्लिक पे डिलीट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने li डॉट रिमूव आइटम नहीं किया है। वो तुम लास्ट में वहाँ पे लिख लेना। ये छोटा सा टास्क है तुम्हारा, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, बट अगर कोई इशू होता है तो यहाँ पे li डॉट रिमूव आइटम जो तुम्हारा डिलीट बटन है उसमें लिखना है तुम्हें। ओके, अब फंक्शनैलिटीज़ के लिए भी कुछ इशू हो रहा था कि अगर हमें कोई अपनी फंक्शनैलिटी यूज़ करनी हो, जैसे कि अब लॉगिन वाला पेज है, ये फंक्शनैलिटी हम यहाँ अपनी स्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं। ओके, तो जो लॉगिन के बाद टोकन सेव हुआ था तो हम यहाँ पे एक फंक्शन लिख देते हैं कि चेक टोकन। जो लॉगिन में टोकन सेव हुआ था उस टोकन को चेक करेगा ये पहले कंटेंट लोड होते ही, और उसके बाद ये जो नीचे का कोड है वो रन करेगा। तो ये चेक टोकन जो फंक्शन है इसे भी डिफाइन कर देते हैं, फंक्शन चेक टोकन। और ये फंक्शन क्या करेगा, जो टोकन है हमारा, सबसे पहले वो लोकल स्टोरेज में सेव था तो लोकल स्टोरेज से हम टोकन गेट कर लेते हैं, गेट आइटम, और उसका नाम टोकन हमने रखा था तो यहाँ पे टोकन पास कर देते हैं। लोकल स्टोरेज में कोई भी टोकन होगा तो वो अब इस कांस्टेंट टोकन नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे इफ एल्स से चेक करेंगे कि अगर टोकन नहीं है, ये नोट का जो साइन होता है ये तुम्हें पता ही होगा, अगर टोकन नहीं है तो क्या करेगा, ये विंडो डॉट लोकेशन डॉट href से उस पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा, लॉगिन वाले पेज पे। अगर टोकन नहीं है इसका मतलब लॉगिन नहीं हुआ है यूज़र, तो हम उसे लॉगिन वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर देंगे, लॉगिन डॉट html पे, ताकि पहले वो लॉगिन करे उसके बाद ही वो यूज़ कर पाए। हम यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देंगे ताकि लॉगिन वाले पेज पे रीडायरेक्ट करने के बाद कोई भी कोड जो ऊपर का है वो रन ना करे। और अगर ऐसा नहीं है, अगर टोकन सेव है तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। तो मतलब जो ऊपर वाला कोड है वो रन होगा अगर टोकन है तो। शायद टोकन सेव हम चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे जैसा देख सकते हो टोकन स्टोर है ऑलरेडी। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, रिफ्रेश करते हैं तो ये अपने आप इसने हमें लॉगिन वाले पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया क्योंकि टोकन नहीं है लोकल स्टोरेज में। एक बार लॉगिन कर लेता हूँ मैं। लॉगिन के लिए हमने वही पुराना जो फायरबेस ऑथेंटिकेशन है वो यूज़ किया हुआ है। लॉगिन होते ही इसने हमें एक्सपेंस ट्रैकर पे रीडायरेक्ट कर दिया। अभी जो लॉग आउट का बटन मैंने एक यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है index.html में, ये मैंने स्टार्टिंग में ऊपर एक लॉग आउट का बटन क्रिएट किया हुआ है जिसकी आईडी है लॉग आउट बटन। तो इसकी फंक्शनैलिटी भी हम साथ के साथ लिख लेते हैं। तो टोकन चेक करने के बाद अगर वो यूज़र लॉग्ड इन है तो लॉग आउट बटन हम पहले गेट कर लेते हैं। वो हम कैसे करते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी से। आईडी हमारी क्या है, एक बार कॉपी कर लेता हूँ मैं। अब हमारे पास लॉग आउट बटन है जो वो आ चुका है। इस पर हम एक इवेंट लिसनर लगाएंगे, इसके क्लिक पे क्या होगा, तो ऐड इवेंट लिसनर, और हमें क्लिक पे चाहिए तो क्लिक हम यहाँ पे पास कर देंगे। सेकंड पैरामीटर जो हमें फंक्शन पास करना है कि क्लिक होने पे क्या हो, तो फंक्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक फंक्शन जो पैरामीटर्स में कुछ भी नहीं लेगा और क्लिक होने पे क्या करेंगे, जो लोकल स्टोरेज है वहाँ से जो आइटम है टोकन हमारा उसको रिमूव कर दे। रिमूव आइटम, हमें क्या रिमूव करना है, टोकन। तो टोकन को ये रिमूव कर देगा और रिमूव करने के बाद उसे हम लॉगिन वाले पेज पे रीडायरेक्ट करेंगे, क्योंकि जब लॉग आउट कर देगा यूज़र तो उसे
लॉगिन वाले पेज पर रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। तो सेम विंडो डॉट लोकेशन डॉट href से लॉगिन डॉट html पे हम उसे रीडायरेक्ट कर देंगे। एक बार इसे चेक करके देखते हैं। ये हमने लॉग आउट किया और जो एप्लीकेशन है लोकल स्टोरेज है वहाँ से टोकन भी गायब हो गया, बट ईमेल रह गया है। तो ईमेल है जो ईमेल नाम का जो लोकल स्टोरेज में सेव है उसे भी हटा देते हैं। तो यहाँ ईमेल, इससे ईमेल भी हट जाएगा। तो ये कोड पूरा हो गया इसका। तुम्हें पता लग गया कि फायरबेस पे जो डाटा है, डाटाबेस है, वो कैसे स्टोर होता है। मैं अब कोड अपनी जो गिटहब रिपोजिटरी है वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, ताकि ये सारा कोड जो भी अभी लिखा है मैंने ये तुम एक्सेस कर पाओ। अब तुम्हें पता लग गया जावास्क्रिप्ट की मदद से हम जो डाटाबेस में स्टोर कैसे करते हैं, उसे फैच कैसे करते हैं। हमने अभी डिलीट, गेट और पोस्ट का यूज़ किया है और मेन यही यूज़ होते हैं। ऐसे पुट भी होता है एक, जो HTTP रिक्वेस्ट पढ़ोगे तो काफ़ी सारी होती है, बट मेनली यही 3 यूज़ होती है, गेट, पोस्ट एंड डिलीट। यहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो ये जो जिप फाइल है। ओके, थैंक यू।